आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की सेहत में सुधार। दिल्ली में पार्टी के 2 विधायकों से की मुलाकात। बिना मास्क की तस्वीर देख जेडीयू बोली ये कोरोना प्रोटोकॉल्स के खिलाफ। बिहार में धीमा पड़ा यास तूफान। कई जिलों में हल्की बारिश की आशंका। 3 दिनों में हुई बारिश से जमीन के अंदर का बड़ा जलस्तर। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में अब तक 30 की मौत, 15 से ज्यादा की हालत नाजुक। लॉकडाउन में स्प्रिट और केमिकल से बनाकर बेची जा रही थी देसी शराब। बोकारो पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने लॉज में हुई चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने सामान सहित 2 चोरों को पकड़ा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। पटना सिटी क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे और उन्होंने अपने कोटा से गुरु गोविंद सदर अस्पताल को मशीनें उपलब्ध करवाई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। समन्वय और संकल्प की जरूरत। संयम मतलब आप सबों को, समन्वय मतलब भारत सरकार, प्रदेश सरकार, और संकल्प मतलब समाज का। मेरी ओर से इतना ही कहना था। आप लोग आए इसलिए धन्यवाद। नियमों का पालन करें। सर वैक्सीन की भी लगातार कमियां आ रही है, उनको कैसे दूर करें? चौथा दिन है जब वैक्सीन नहीं पड़ रहा है। मैं फिर आपसे एक बात कर रहा हूँ। इस बात को आप समझिए, भारत का अभी का प्रोडक्शन जितना हो रहा है वो और आगे। हॉर्स ट्रेडिंग मामले को लेकर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और पूर्व विधायक निर्मला देवी को प्रताड़ित करने का भी आरोप रघुवर दास पर लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार में रहते उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाकर मेरे पिता और माता को और मेरे भाई को पूरी तरह से फंसाकर राज्य बदर और जेल भेजने का कार्य किया था। और कांग्रेस की सरकार बदले की भावना से राजनीति नहीं करती है, कानून अपना काम कर रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। राजनीति कर रही है, आपसी रंजिश की राजनीति कर रही है, उनके बदले की भावना से उनके ऊपर केस में उनका नाम डाला गया, जबकि आप सभी को पता है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आदेश था और आज नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी आदेश दिया था कि पीसी एक्ट के तहत इन सारे लोगों पे केस किया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए। और वो मुख्यमंत्री थे तब वो अपने आप को बचाते रहे और हम सबको प्रताड़ित करते रहे। मेरे पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास है, वो मेरे पिताजी पे लगातार दबाव डालते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, लोभ देते रहे, तरह तरह के लोभ देते रहे, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब वो कभी भी उनके डर पे या फिर उनके लोभ पे नहीं गए और हमेशा पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति समर्पित रहे, ईमानदार। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को ट्वीट करते हुए बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि बेहतर और आदित्य कार्य से कोरोना में कमी लाने के लिए नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन कोविड का समाधान नहीं है, सही मायने में स्वास्थ्य संकट से निपटना है तो गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र तक उन्हें व्यवस्थित करने की जरूरत है। बिहार में जारी लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार 2 ट्वीट करते हुए लिखा है कि राज्य के विकास में जीविका दीदियां महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जीविका की ये यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।
बिहार के खराब स्वास्थ्य को लेकर राज्य सरकार पर लालू परिवार के सभी सदस्य लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने ट्विटर पर अपने तरीके से लालू परिवार को जवाब दिया है। साथ ही लालू के शासनकाल को याद दिलाते हुए लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। मुजरिम माननीय लालू प्रसाद, जिनको अपने दल के विधायकों से संवाद करने में ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है और ट्वीट लेवल ऊपर हो गया है, ये गहन जांच का विषय है। स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों से बिहार लगातार उस दिशा में काम कर रहा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और एमएलसी नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर ट्वीट के माध्यम से तंज कसा, जिसके बाद राजद की तरफ से भी बयान सामने आया है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीरज कुमार पर हमलावर होते हुए कोरोना काल में जनता के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया है। लोकतंत्र में जनता के साथ गद्दारी सबसे बड़ा महामारी है और ये मौत के मुजरिम सरकार, इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, बल नहीं है, जिनके कारण गंगा मां की गोद में लाशों के अंबार पड़े हों। जिस तरह मौत का तांडव हुआ, ये मौत के मुजरिम सरकार किस मुंह से जनता को बोल रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया। अभी आप मृत्युंजय तिवारी को सुन रहे थे। कोरोना काल में जनता के साथ गद्दारी करने का आरोप उन्होंने लगाया है। तो राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीरज कुमार पर हमला किया और कोरोना काल में जनता के साथ गद्दारी करने का उन पर आरोप लगाया। रांची नगर निगम नगर आयुक्त मुकेश कुमार शहर ने राजधानी रांची के अलग अलग चौक चौराहों के साफ सफाई का रात में निरीक्षण किया। साथ ही स्ट्रीट डॉग को खाना भी खिलाया। वहीं नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि सफाई के अलावा मुख्य रूप से वैश्विक महामारी के कारण शहर में चल रहे हैं वह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर पाबंदियों के कारण होटल, रेस्टोरेंट, ठेला आदि तय समय के बाद बंद हो जाने से बेजुबान जानवरों को खाने की समस्या हो रही है और उसी को देखते हुए उन्हें खाना खिलाया गया है। साथ ही शहर वासियों से भी अपील है कि जिनसे जितना संभव हो वो भी इन बेजुबान जानवरों की जरूर मदद करे। लेकिन एक हिस्सा जो है ऐसे स्ट्रीट डॉग्स का भी है और ऐसे कई जो है ऐसे जानवर जो अपनी बात नहीं रख सकते हैं और या जिनके पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है और एक जो एग्जिस्टिंग इको सिस्टम था जिसकी वजह से इनकी फीडिंग हो जाती थी किसी ठेले वाले की वजह से, किसी दुकान की वजह से, किसी होटल की वजह से, वो भी लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से प्रभावित है। कोविड के बढ़ने के कारण करीब 1 महीने से बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में न्यायिक कार्य नहीं हो रहे थे और यही कारण है कि किसी भी केस की सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पर उच्च न्यायालय ने वर्चुअल मोड में जमानत पर सुनवाई का आदेश दिया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। 31 मई से बिहार से भी सभी व्यवहार न्यायालय में भी वर्चुअल मोड में जमानत की अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। इसी कड़ी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी न्यायालय परिसर पहुंचे और सोमवार से वर्चुअल मोड में शुरू होने वाले कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। कोर्ट तो अर्जेंट वर्क के लिए खुला है। जैसे हमारे यहाँ रिमांड, अब तक रिमांड ही हो रहा था, लेकिन हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि नहीं, अर्जेंट मैटर में बेल भी है, जो केवल जेल ही जाना ठीक नहीं है। इसलिए आज से हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं और सोमवार से हमारे यहाँ बेल पिटीशंस होंगे और वर्चुअल मोड में उनकी सुनवाई होगी, जिससे कि हमारे यहाँ जेलें जो हैं वो क्षमता से ज़्यादा काम कर रही हैं।
यास तूफान ने जमकर अपना कहर बरपाया है। इस तूफान ने कई लोगों को बेघर कर दिया तो कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सीतामढ़ी में भी इसका असर देखने को मिला। बेलसंड प्रखंड के चंदौली के पास बागमती नदी पर बना चचरी पुल देखते देखते नदी में समा गया। जिस वक्त चचरी पुल नदी में समा रहा था उस समय कई लोग पुल को पार कर रहे थे। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह की लापरवाही बरती गई है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से पुल का निर्माण नहीं हुआ है और लोग नाव के सहारे इस नदी को पार करते हैं, लेकिन पानी कम होने पर लोग चचरी पुल का निर्माण कर अपना आना जाना पूरा करते हैं। बोकारो के चास में एक व्यक्ति ने दूसरे किसी व्यक्ति की पहचान पत्र बैंक में देखकर कर्जा ले लिया। उस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब शिव शक्ति नगर निवासी विजय प्रसाद कार लोन के लिए बैंक पहुंचे। बैंक ने पूरा दस्तावेज जमा करवाकर जब नो ड्यूज चेक किया तो विजय प्रसाद पर 2 बैंकों की ओर से कर्ज लिए जाने का मामला सामने आया। वहीं यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक ने विजय को लोन देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि आपका सिविल खराब है, आपने बजाज फाइनेंस से 16,000 रुपए की मोबाइल और धनी लोन बैंक से 10,000 रुपए का कर्ज लिया है। इसके बाद विजय ने चास थाना में मामला दर्ज कराया है और आगे की कार्रवाई करने की मांग की है। हम यूनियन बैंक में लोन लेने के लिए गए थे तो यूनियन बैंक वाला बोले कि आपका पहले से लोन लिया हुआ है इसलिए लोन आपको पास नहीं होगा। तो हम बोले कि हम तो लोन लिए नहीं हैं। तो बोले कि हाँ बजाज फाइनेंस से आप लोन लिए हैं और धानिया बैंक से लोन लिए हैं। तो हम बजाज फाइनेंस में गए पता किए तो मेरा आईडी लगा हुआ है, लेकिन हुआ फ़ोटो लगा हुआ है जो लिया है उसका, और ICICI बैंक में अकाउंट भी खुलाया हुआ है। तो बजाज वाला से हम अकाउंट नंबर और उसका फ़ोटो लिए और ले आके थाना में दिए। कल विजय प्रसाद के आवेदन पर एक शिकायत दर्ज किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि जब वो कार फाइनेंस कराने के लिए बैंक में गए थे, ब्रांच मैनेजर ने कहा कि आपका सिविल ख़राब है क्योंकि आप लोन ले चुके हैं और वो जमा किए नहीं हैं। तो इनको थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर ये अपने ढंग से तहकीकात किए तो कुछ लोगों का नाम इनके संज्ञान में आया तो इन्होंने आके यहाँ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। कांड दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर जनता की सेवा करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर रक्तदान किया। साथ ही ये संकल्प लिया कि पिछले 7 साल में केंद्र सरकार जैसे जनता की सेवा कर रही है उसी तरह रक्तदान करके हम लोग भी जनता की सेवा करेंगे। मोदी जी के कार्यकाल को हमारे सांसद और हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को 7 वर्ष पूर्ण हो गया। अभी कोरोना काल में इतना ब्लड का ये ज़रूरी है और ब्लड देना सबको चाहिए। कोई ये नहीं है कि कोई उसमें हानि है। ब्लड देने से एक अच्छा ही रक्तदानी है। किसी और को जिनको ज़रूरी है उसको हम लोग ब्लड दे सकते हैं, उनको भी लाभ मिल सकता है ताकि वो स्वस्थ रहे। मेन कोरोना में यही कहा गया है कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मास्क लगाए, ये उद्देश्य था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का 7 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन ने इस उल्लास को, इस उत्सव को देश के लिए और कुछ अर्पित करके और कुछ समर्पित करके मनाने का निर्णय लिया, जिसमें सभी ने तय किया कि मोर्चे के अपने युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और OBC मोर्चा, सब मोर्चे के अपने युवा कार्यकर्ता रक्तदान करके देश के निर्माण में हमारी और सहभागिता हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 7 वर्ष, अभूतपूर्व 7 वर्ष पूर्ण हो रहा है।
इस संदर्भ में जब भी 7 साल भर का कार्यकाल पूरा होता है, 6 महीने का कार्यकाल पूरा होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक परंपरा बनाई गई कि हम प्रत्येक साल पर प्रत्येक 6 महीने बाद जो भी काम करते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड जनता को देंगे। कोरोना जैसी आपदा काल में चारों तरफ जनता अपने जनप्रतिनिधियों को सहायता के लिए खोज रही है, लेकिन ये नेता अपनी रंगबाजी में मस्त है। वहीं मऊ जनपद के बीजेपी नेताओं की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां बीजेपी नेता सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के दिग्गज बीजेपी नेता आलोक जायसवाल जनता की सेवा करने के बजाय बार बालाओं के साथ ठुमके लगा रहे हैं। उन्हें ना तो कोरोना का कोई डर है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। वहीं किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। इनके पास जनता की सेवा करने के लिए कोई समय नहीं है, लेकिन बगैर सोशल डिस्टेंस का पालन किए पूरी भीड़ में नोटों की गड्डियां उड़ा रहे हैं। बताते चले कि आलोक जायसवाल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए सरकार अथक प्रयास कर लोगों को कोरोना का टीका लेने के लिए प्रेरित कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जगह जगह पर शिविर के जरिए कोरोना का टीकाकरण करने में जुटी हुई है। वहीं सारण के डीएम ने भी कोरोना वैक्सीन एक्सप्रेस की शुरुआत की है, पर मशरक पूर्वी पंचायत के वार्ड 10 के महादलित टोले में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम टीकाकरण में खाता भी नहीं खोल सकी। कोरोना वैक्सीन एक्सप्रेस बिना टीका लगाए ही वापस लौट गई। टीकाकरण कैंप में कुल 200 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य था, जिसमें एक भी महादलित परिवार के लोगों ने वैक्सीन नहीं ली। बड़ी मुश्तली में टीकाकरण था, जिसमें वहां पर हॉस्पिटल के जितने टीम थे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी इनको समझाए। हम बहुत कोशिश किया कि इनको टीका लिया जाए। इस टीका लेने के चलते कोरोना जो है बीमारी जो फैला हुआ है वायरस दूर हो, मगर कोई ने टीका नहीं लिया। बोला कि नहीं टीका हम लोग नहीं लेंगे, कोई बात होगा कि इन लोगों को अफवाह हो गया पहले से कि टीका लेने के बाद आदमी मर जा रहा है 2 महीने 3 महीने के बाद। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में कोयले का अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। वहीं पुलिस ने 25 बोरा कोयला लदा एक चाइना ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है और इस संबंध में दुमका एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने बताया कि 25 बोरा कोयला जब्त किया गया है और गिरफ्तार चालक से पूछताछ के बाद उसे जेल भी भेज दिया गया है। पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार जो है कि थाना प्रभारी के द्वारा कोयला का अवैध परिवहन के लिए छापामारी किया गया था उसके विरोध में, जिसमें से चाइना गाड़ी 25 बोरा कोयला लगा पकड़ा गया है और उसके चालक मना नाम सारे उनको भी साथ में गिरफ्तार किया गया है और उसी क्रम में हम लोग ये करके उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसमें सर केवल चालक है कि और कोई गिरफ्तारी है? नहीं, चालक की सिर्फ गिरफ्तारी है, बाकी कोई अगर इसमें और भी लोग संदिग्ध हैं तो अनुसंधान के क्रम में सामने आएगी बात तो सरकार में पुष्टि। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? ये मटिया जोड़ी के आसपास में झिगरा और मटिया जोड़ी जगह का नाम उसी के पुलिया के पास से। वही यास तूफान ने किसानों पर कहर बरसा दिया है। पिछले 48 घंटों की बारिश में खेतों में तैयार फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नई फसल को तैयार होने में लगभग 4 महीने का समय लगता है।
उस दौरान किसान दिन रात मेहनत कर फसल को तैयार करते हैं। ऐसे में तूफान से हुई क्षति की भरपाई कर पाना किसानों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। किसान पहले से ही कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की मार झेल रहे थे। ऐसे में जब लॉकडाउन खुलने की उम्मीद जगी तो तूफान ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब ऐसे में किसानों का क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है। लगातार बारिश के कारण सारे फल सब्जी बर्बाद हो रहे हैं और हम लोगों को मार्केट बेचने के लिए नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के कारण मुसीबत ज़्यादा बढ़ गई है। जो भी पूंजी लगा हुआ था वो सारा पानी के कारण बर्बाद हो गया। वर्षा होने से किसान को, जैसे हम ही लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो फसल अच्छा था वो फसल पानी के द्वारा बर्बाद हो गया। फल भी पूरा झड़ गया और जो फल बचल है वो सड़ने लगा है। इससे हम लोग किसान को बहुत भारी क्षति पहुंचा है। कोरोना काल में जहां लोग मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, वहीं रांची की रहने वाली एक समाज सेवी बबीता वर्मा सिंह लॉकडाउन के दौरान पिछले 23 अप्रैल से हर दिन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले और असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन करा रही है। वहीं बबीता वर्मा सिंह घर में खुद खाना बनाती है और भूखे लोगों को अपने हाथों से परोसती भी है। बबीता का कहना है कि भूखे को भोजन कराना बहुत ही नेक कार्य माना जाता है। बताते चले कि इस महामारी के दौर में बबीता सिंह और इनके जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनकी कोशिशों से जरूरतमंदों को काफी मदद मिल पाई है। लोगों के बीच भोजन वितरण कर रही हूँ। लॉकडाउन जब से हुआ है तब से मैं खुद के हाथों से खाना बनाती हूँ और लोगों के बीच वितरण करती हूँ। और पिछले लॉकडाउन भी मैंने पूरे लॉकडाउन लोगों के बीच सेवा दी थी, क्योंकि पिछले बार जब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था तब हम गए थे लोगों के बीच में, समाज के अंतिम व्यक्तियों के बीच में, और हमने कहा था कि कल लॉकडाउन है, आप लोग बाहर नहीं निकलिएगा। तो जो लोग रास्ते में थे वो लोग बोले हम लोग तो रास्ते में ही रहते हैं, हम लोग बाहर क्या निकलेंगे, पर हम लोग खाएंगे क्या। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। उनका आरोप है कि मरीज के इलाज में लापरवाही की गई। परिजनों ने इलाज में अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के आईसीयू वार्ड में तोड़फोड़ की और एसी समेत कई मेडिकल उपकरणों को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, परिजनों और स्वास्थ्य कर्मी के बीच जमकर मारपीट भी हुई। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये प्रीति कुमारी नाम की पेशेंट भर्ती है अस्पताल में। जी जी। तो सीरियस 15 तारीख से भर्ती है। उनके सीरियसनेस के बारे में बार बार बताया जा रहा है। उनमें से एक लड़का आया और भीतर जाके गार्ड लोगों को भी बेइज्जत किया, गाली गलौज करके भीतर घुसे। ठीक। मना करने के बाद भी जाके भीतर पेशेंट सिस्टर से लड़ाई करने लगा, जो स्टाफ काम कर रहे थे उनसे लड़ाई करने लगा। लड़ाई करने के बाद जाके वहाँ जो एसी लगा हुआ है उसका शीशा उसको तोड़ दिया, जो आपने देखा है। जी। निकल के फिर बाहर आके उसी तरह सारे गार्ड से उलझ गया वो। उसके बाद उसके साथ एक लड़का आया जो एक डंडा लिए हुआ मोटा सा, वो डंडा लेके लग रहा था कि हम लोग को मार देगा। हम लोगों ने उसको समझाया, समझाने के बाद भी जब नहीं सुना, गार्ड साहब लोगों ने उसको पकड़ के और पुलिस को हैंड ओवर। वहीं अगली खबर भी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से ही है, जो अस्पताल के 30 सिलेंडर गायब हो गए हैं। ये सिलेंडर अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच गायब हुए हैं। बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल के बाद जब संक्रमण बढ़ रहा था तब अस्पताल में मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ गई थी और इस दौरान कई मरीजों को अस्पताल में सिलेंडर मिले तो कईयों ने बाहर से मंगवा लिया। इस बीच 30 सिलेंडर गायब भी हो गए, लेकिन इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। अस्पताल प्रबंधन ने जब इंचार्ज से पूछा तो तीनों इंचार्जों ने अस्पताल में तैनात अधिकारियों पर इसका ठीकरा फोड़ दिया, जिसके बाद गायब हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। ये टीम सिलेंडर गायब होने की जांच करेगी और उसके बाद रिपोर्ट पेश करेगी।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़।